हेलो प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों आप लोग। बेटा जैसा कि हमने बात की थी कि हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, देन हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनऑर्गेनिक करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को भी बच्चों बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा था जिसकी वजह से हमने 2 पार्ट में कवर कर दिया है। आज हम लोग कवर करेंगे टिल हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन तक। उसके बाद नेक्स्ट वाले कल वाले पार्ट में हम लोग करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और लास्ट में कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो चीजें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, जब भी आप क्रैश कोर्स को देखेंगे तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे ताकि जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर मैं करवा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस को छांट छांट के लेके आया हूं ताकि आप लोगों का कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से तैयार हो सके। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि सॉल्यूशन होता क्या है, और वो अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन या फिर डिफाइन सॉल्यूशन या विच इज करेक्ट फॉर सॉल्यूशन, तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि सॉल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा ध्यान रखना आप लोग, अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किस चीज का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर में 2-3 चीजें होती हैं हमारे पास, क्या जो हम मिला रहे हैं वो दोनों चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, या जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला रहे हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है। तो अगर आपको सॉल्यूशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन पे फोकस किया जाए तो बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग वर्ड जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपकी डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो बेटा क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। एक होमोजीनियस वर्ड चाहिए आपको, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। बेटा नॉन रिएक्टिंग वर्ड जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने नॉन रिएक्टिंग वर्ड नहीं जोड़ा तो फिर वो केमिकल बन जाएगा, क्योंकि अगर आपस में चीजें रिएक्ट कर गई तो फिर वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा याद होना चाहिए आपको, क्या याद होना चाहिए, सॉल्यूशन बेटा कैसा होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। ये इंपॉर्टेंट बात है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रिएक्टिंग सब्सटेंस हो गया तो ये आपका बन जाएगा केमिकल। तो बेटा सॉल्यूशन में होमोजीनियस मिक्सचर और नॉन रिएक्टिंग 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। हम इस चैप्टर में बच्चों कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो ये हो गया आपका बाइनरी सॉल्यूशन। बेटा बहुत सारे बच्चों को होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब नहीं पता होता है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट आप मिला रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होना चाहिए थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे सपोज करो हम 1 ग्लास शरबत बना रहे हैं, तो 1 ग्लास शरबत के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर, पानी के अंदर हम लोग शुगर को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे बच्चों, शुगर को ऐड करेंगे। तो शुगर जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो आप बच्चों कहीं का भी सॉल्यूशन टेस्ट करिए, यहाँ का करेंगे तभी इक्वल स्वीटनेस होगी और यहाँ पे करेंगे तब भी सेम नेचर होगा, यहाँ पर करेंगे तब भी सेम नेचर होगा और यहाँ पर करेंगे तब भी सेम नेचर ही होगा। तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूट आपने मिक्स किया है वो यूनिफॉर्मली मिक्स होना चाहिए। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या, थ्रू आउट सॉल्यूशन, कहीं से भी आप उसको उठा के टेस्ट कर ले सेम नेचर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्यूट के बच्चों, या फिर सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। वो हमेशा बोलते हैं कि सर जिसको हमने मिक्स किया है वो सॉल्यूट है और जिसके अंदर हमने मिक्स किया है वो सॉल्वेंट है। कुछ बच्चों का ये कहना होता है, अगर मैं और बच्चों से पूछता हूं तो कुछ का ये भी कहना होता है कि सर जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है।
तो बेटा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये एक लिमिट तक ही एक्यूरेट होती है जब आप छोटे लेवल पर होते हैं, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में बच्चों आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब आपसे पूछा जाए कि बच्चों सॉल्यूट क्या होता है, तो हम बोलेंगे वो पार्ट सॉल्यूशन का जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है या स्मॉल अमाउंट में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और ऐसा पार्ट सॉल्यूशन का जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो बेटा मोल्स पे खेलना है आपको सिर्फ और सिर्फ मोल्स के ऊपर खेलना है। अगर ज़्यादा अमाउंट में मोल्स होंगे तो आप कहेंगे सॉल्वेंट है, और अगर कम अमाउंट में मोल्स होंगे तो आप कहेंगे सॉल्यूट है। एक क्वेश्चन बच्चों मैंने दे दिया यहीं पे, फाइंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 180 ग्राम यूरिया एंड 90 ग्राम वाटर। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बच्चे देखो सीधा देखेगा यहाँ पर कि यूरिया 180 ग्राम है, तो सीधा बोल देगा कि यूरिया जो है वो सॉल्वेंट है, और वाटर जो है वो 90 ग्राम है, तो उसको लगेगा कि वाटर का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे सीधा बोल देगा कि वाटर जो है वो सॉल्यूट है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या होता है। बच्चों इसके अगर मैं मोल्स निकालता हूं तो हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला होता है N, और फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलर मास। गिवन मास बच्चों कितना हो गया, 180 हो गया, और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों 60 ग्राम आएगा। ये आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, 60 ग्राम आएगा। 60 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 मोल्स। और यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे N एंड W फॉर वाटर हो गया, और यहाँ पे U फॉर यूरिया हो गया। यहाँ बच्चों कैलकुलेट करेंगे 90 अपॉन में 18, तो NW हो गया आपके 5 मोल्स, NW हो गया आपके 5 मोल्स। तो ये हो गया आपका 5 मोल्स और ये हो गया आपका 3 मोल्स। तो हमें जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। हमें यूरिया लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन यूरिया के मोल्स कम हैं और वाटर के मोल्स ज़्यादा है। तो यूरिया हमारा हो गया बच्चों सॉल्यूट, यूरिया हो गया हमारा सॉल्यूट, और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। ये हो गया बच्चों हमारा सॉल्वेंट। कुछ बच्चों का एक और हमेशा डाउट बना रहता है कि वाटर जो होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। ये भी सही नहीं है, वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर बच्चे बोलेंगे कि सर वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो होता है। तो बच्चों यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जो किसी भी सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स ना करे या किसी भी सॉल्यूट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज ना करे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, 1 लीटर पानी के अंदर आपने 50 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा वो मीठा सॉल्यूशन बनेगा, शरबत बनेगा। अगर इसी को मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया, जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्टी सॉल्यूशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर आप जिस सॉल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्यूशन वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल का मतलब क्या, हमेशा सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। जब आप किसी सॉल्यूट को उसके अंदर ऐड करेंगे वो सॉल्यूट के नेचर को चेंज कभी नहीं करता। अगर आपने HCl को ऐड किया तो आपका एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, बेस को ऐड किया तो आपका बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। जिस सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे सॉल्यूशन वैसा ही बनने वाला है। इसलिए पानी को हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो इतनी सी चीज़ों को आप याद रखेंगे बच्चों। अगर मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, तो हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। सॉल्यूशन का नेचर सेम होता है सॉल्वेंट के नेचर के जैसा। मतलब जो मैं अभी समझा रहा था वही बात लिखी है कि वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है तो सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो हमेशा कैसा होगा, सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चों, सॉल्यूशन अगर बन रहा है तो किसकी वजह से बन रहा है, सॉल्यूट की वजह से बन रहा है। अगर आप सॉल्यूट को ऐड ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन का बनना सॉल्यूट पर डिपेंड करता है और सॉल्यूशन का नेचर सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट बच्चों कैसा हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है,
और लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं और सॉल्यूट कैसे कैसे हो सकते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वाटर बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से रिलीज होता है वो ये होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को बच्चों आप लोग बहुत हाईलाइट करके लिखेंगे। जहां पर भी मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो क्वेश्चन पहले आ चुका है या फिर किसी न किसी दूसरे एग्जाम में, मतलब सीबीएसई के अलावा किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जहां पर भी इंपॉर्टेंट लिखूंगा आप भी अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट करके उसे लर्न कर लेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। बच्चों अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ये हमें बहुत पहले से पता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम बना रहे होते हैं फिर मिक्स कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हम बेटा सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं तो इस प्रोसेस को या फिर इस फिनोमेना को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिवर्सिबल होंगे, तो ये दोनों प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाइनरी सॉल्यूशन की जैसे बच्चों हमने बात की थी कि एक सॉल्यूट होना चाहिए एक सॉल्वेंट होना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और अपने सॉल्यूशन चैप्टर में हमें बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना होता है। एक एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं बाइनरी सॉल्यूशन की, तो बच्चों 1 लीटर वाटर के अंदर अगर मैं 20 ग्राम NaOH को ऐड करूंगा तो भी बच्चों ये बाइनरी सॉल्यूशन है। और अगर मैं 500 ml वाटर के अंदर 30 ग्राम या 30 ml HCl ऐड करूंगा बच्चों तो भी ये बाइनरी सॉल्यूशन है। और अगर मैंने वाटर के अंदर शुगर को भी बच्चों ऐड कर दिया एंड सॉल्ट को भी ऐड कर दिया, शुगर को भी ऐड कर दिया एंड सॉल्ट को भी ऐड कर दिया, ये 1 लीटर वाटर था, ये बच्चों 50 ग्राम था और ये 20 ग्राम था। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि क्या ये सर बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बच्चों जब एक से ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स हो जाते हैं तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन नहीं बोलते। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी बात ज़रूर याद रखनी है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने भी कंपोनेंट मिक्स हों लेकिन हमेशा सॉल्वेंट जो होता है वो एक ही होता है। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों सॉल्यूट हो सकते हैं और दोनों ही सॉल्यूट हैं, लेकिन सॉल्वेंट की बात की जाएगी तो सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ वाटर है। तो बच्चों अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है या फिर 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके एक सॉल्यूशन बना है तो उसके अंदर सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा और सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है जिसके अंदर एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। तो बच्चों यहाँ तक हमने कवर कर लिया, अब आगे चलते हैं। ये बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ये मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को लिख दिया है, लर्न करने वाला बेसिकली है। 3 तरीके के होते हैं बच्चों, 3 चीज़ों के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेटा गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है और सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। गैसेस के अंदर भी 3 पार्ट हैं बेटा। आपने सॉल्वेंट को गैस रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में जो है वो गैसियस वाला फेज है। गैसेस के अंदर गैसेस को मिलाओगे तो बेटा मिक्सचर बनेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। दूसरा क्या बच्चों, गैस के अंदर आप लिक्विड को मिलाओगे तो क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर बनेगा नाइट्रोजन के साथ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप गैस के अंदर सॉलिड को मिलाओगे तो कैम्फर हो गया इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के अंदर आप कैम्फर को मिलाएंगे तो कैम्फर हो गया आपका सॉलिड और नाइट्रोजन गैस जो हो गया वो हो गया आपका गैसियस फॉर्म। तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका इसका। दूसरा देखिए बच्चों, आपने लिक्विड को सॉल्वेंट ले लिया है, यहाँ पर भी 3 केस बनने वाले हैं। अगर आपने लिक्विड के अंदर गैस को मिलाया तो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व होती है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया बेटा। जितने भी वाटर होते हैं फिर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन जब तक डिजोल्व नहीं होगी तब तक एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डेली लाइफ में भी आप इसको यूज देख सकते हैं। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया बेटा, इथेनॉल हो गया डिजोल्व इन वाटर, ये भी हो सकता है। और इसका बेटा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे हम लोग जब मिल्क को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर थोड़े से अमाउंट में वाटर को भी ऐड कर देते हैं। तो बेटा इस टाइप के एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। और जब लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाते हैं तो इसे बेटा इमल्सन बोलते हैं, इस बात को भी मैं लिख देता हूं, इमल्सन। ये आपसे पूछा जा सकता है,
इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लिक्विड के अंदर बच्चों आपने सॉलिड मिलाया तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। जैसे हम लोग बेटा ग्लूकॉन डी पीते हैं तो क्या करते हैं, पानी के अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच ग्लूकोज को डिजोल्व कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन इतना पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर के हिसाब से एमल्सन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ बच्चों हमने इस बार सॉलिड को ले लिया सॉल्वेंट, और सॉलिड के अंदर अगर आप गैस को मिलाओगे तो हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करता है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्प्शन करता है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही बच्चों एक्टिवेटेड चारकोल भी होता है जो कि पॉइजनस गैसेस को अब्जॉर्ब करता है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड के अंदर बच्चों आप लिक्विड मिलाएंगे तो एमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, एमलगम हो गया बच्चों मरकरी का, NaHG, सोडियम अमलगम बोल सकते हो, जिंक अमलगम बोल सकते हो, अलग अलग अमलगम होते हैं, कोई भी अमलगम हो सकता है। सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाओगे तो बच्चों कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड ये बच्चों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कॉपर को हम लोग गोल्ड के अंदर मिक्स करते हैं, तभी बच्चों हम लोग बोलते हैं कि कभी भी 24 कैरेट का गोल्ड को या फिर 24 कैरेट के गोल्ड को हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि उससे डिजाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से हम लोग थोड़ी सी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो बेटा गोल्ड के अंदर कॉपर ऐड कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जेम स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स, उनके अंदर भी सॉलिड के अंदर सॉलिड को हम लोग मिक्स करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट भी है और सॉलिड ही आपका सॉल्वेंट भी है। इस टाइप के सॉल्यूशन को इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट होता है ये, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, एक एमल्सन इंपॉर्टेंट है, एक ये आपका एलॉयज इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा हुआ है D&F ब्लॉक में, मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा, एक बार एलॉयज पढ़ाऊंगा तो ये सारे पॉइंट आपके डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं। आगे चलेंगे बच्चों हम लोग, तो अब हमें पढ़ना होता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग 2 फॉर्म में। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, और जिनको पता होता है बहुत अच्छी नॉलेज है और जिनको नहीं पता वो सीख लेंगे आज। कंसंट्रेशन टर्म्स को बेटा हम लोग 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक करते हैं क्वालिटेटिव और एक करते हैं क्वांटिटेटिव। बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं कि कोई भी सॉल्यूशन आपका डाइल्यूटेड है और कोई भी सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड है, तो बेटा ये डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड है, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। तो बेटा इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म्स में आती है चीज़ें आपकी। डाइल्यूटेड है अगर कोई भी चीज़, या कंसंट्रेटेड है, या फिर हम लोग बोले कि ये मोर डाइल्यूटेड है, या हम कहें ये मोर कंसंट्रेटेड है, जब हम बेटा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते उस टाइप को बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव। और जब बच्चों हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। बेटा क्वांटिटेटिव के अंदर आपके मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंट हो गया, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बच्चों सिंपल होता है थ्योरेटिकल। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आप कहेंगे कंसंट्रेटेड है, और अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, वो डाइल्यूटेड है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड है, और अगर वाटर का या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो हम कहेंगे डाइल्यूटेड है। तो ये बच्चों हो गई आपकी क्वांटिटेटिव, ये हो गई आपकी क्वालिटेटिव, और ये जो मोलैलिटी जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। बेटा हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्वांटिटेटिव को डिस्कस करना है। सबसे पहले आता बच्चों हमारा मोलैरिटी। सबसे पहले तो क्वेश्चन बच्चों यही होता है कि मोलैरिटी होता क्या है, क्यों हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और कौन कौन से इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बनते हैं मोलैरिटी पे। तो बेटा मोलैरिटी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के ऐड करे हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर या फिर 1 लीटर वाटर के अंदर कितने आपने सॉल्यूट को ऐड किया है, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, N/V हो गया। बेटा स्मॉल n को मैं नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करता हूं हमेशा, तो आप भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, या फिर जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं उससे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। v क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। बच्चों n को मैं
W1 अपॉन W2 गिवन मास अपॉन मोलर मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा, और बेटा n को जब मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो W1 अपॉन W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बेटा ml के केस में, या फिर बोल सकते हैं कि जब भी वॉल्यूम जो है वो लीटर में नहीं है और किसी फॉर्म में लिखी हुई है, डेसीमीटर क्यूब में लिखी हुई है या फिर ml में लिखी हुई है, तो उस केस में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ml के केस में क्या करना है बच्चों, आपको वॉल्यूम ml में आ गया तो हम लोग 1000 से इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को लीटर में चाहिए आंसर। किस में चाहिए बच्चों? लीटर में चाहिए। और इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर बेटा, या फिर मोलर। मोलर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको याद रखेंगे, या फिर कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, कभी कभार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक होता है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। कभी कभार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। अब हम आगे चलेंगे बेटा, 2 केस होते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। पहला केस क्या है, एक कंटेनर है M1V1, दूसरा कंटेनर है M2V2, हमने डाइल्यूशन किया और फॉर्मूला आ गया हमारे पास M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बेटा ये तभी केस आपको लगाना है जब आपको कम से कम 3 चीजें गिवन हो, या तो एग्जामिनर M1 देगा गिवन आपको, या V1 देगा, या M2 देगा, या V2 देगा। कोई भी 3 चीजें आपको गिवन देगा और एक चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी। बेटा चारों चीजें अगर गिवन दे देगा तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको 4 चीजें गिवन दे रखी हैं एग्जामिनर ने, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, M1V1 M2V2 इज इक्वल टू M3V3, क्योंकि बच्चों इस कंटेनर को हमने ऐड कर दिया और फाइनली एक फाइनल कंटेनर के अंदर हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो बेटा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। जब एग्जामिनर आपको 4 चीजें गिवन देगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों 5वीं चीज जो होती है वो एग्जामिनर कभी नहीं देता है, और जो 5वीं चीज होती है वो होती है बेटा V3। V3 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, यहाँ लिखा हुआ बच्चों फाइनल वॉल्यूम है। V3 जो होता है वो V1 प्लस V2 होता है। ये आपको अपने आप कैलकुलेट करना होगा, ये एग्जामिनर आपको नहीं कहेगा। एग्जामिनर सिर्फ 4 चीजें देगा आपको और आपसे 5वीं चीज कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज लिखी हो बच्चों कि एसिड के अंदर एसिड मिलाएंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और बेस के अंदर बेस मिलाएंगे तो हम लोग यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, और एसिड अगर बेस होगा तो हम लोग माइनस साइन का यूज करेंगे। तो बेटा M1V1 प्लस, मैं लिख देता हूँ M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 होता है। यहाँ प्लस माइनस होता है एसिड और बेस के हिसाब से, लेकिन जनरली आपको याद रखना है कि एसिड के अंदर एसिड ही डिसॉल्व करेगा और बेस के अंदर बेस ही डिसॉल्व करेगा, तो डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारा मोलैरिटी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट मोलैरिटी के। तो बेटा पहला क्वेश्चन ये आ गया आपका मोलैरिटी का। सारे क्वेश्चंस बच्चों हमने बहुत ही अच्छे छाट छाट के क्वेश्चंस किए हुए हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाए, ताकि हम लोग आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी करनी है आपको, और 9.8% W/W सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। डेंसिटी आपको दे दी है बच्चों 1.02 ग्राम पर ml। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 9.8% W/W का मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो गया वेट बाय वेट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बेटा आप इसको ओपन कर लो, 9.8/100, ये हो गया आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया बच्चों आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। ये भी बच्चों ग्राम में है और ये भी बच्चों ग्राम में ही है, आपका दोनों ही ग्राम में है। हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो बेटा मोलैरिटी का अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, N/V। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ बच्चों, तो हो गया W1/W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बेटा वॉल्यूम लीटर में दे रखा है नहीं दे रखा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। W1 हमारे को ये मिल गया बच्चों, गिवन मास को ही बोलते हैं हम लोग W1, और W2 मोलर मास होता है। W2 क्या होता है बच्चों, मोलर मास होता है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे।
तो H2SO4 है, तो H2SO4 का जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो H2SO4 है, तो बेटा ये हो गया 2 + 32 + 64 = 98 ग्राम। ये हो गया बेटा 98 ग्राम। तो W2 भी मिल गया हमें। अच्छा, वॉल्यूम के लिए बेटा उसने डेंसिटी दे दी है एग्जामिनर ने। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वॉल्यूम = मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो बेटा इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका, तो बेटा ये हो गया 100 दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन आपको, हम यहाँ पे 100 पुट कर देंगे। और डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है हमें 1.02 ग्राम पर ml, और ये भी है बच्चों ग्राम में है, किसमें है, ग्राम में है। तो बेटा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया वॉल्यूम आपका, और ये ml में हो गया वॉल्यूम आपका। तो 100 1.02 ये ml में है बच्चों, किस में हो गया, ml में हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोलैरिटी = W1 हो गया 9.8, W2 हो गया 98, और ये बच्चों हमारी वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो गया 100, ये ऊपर चला जाएगा 1.02। बेटा ये ml में है, और ml में जब भी होता है तो मैंने बताया था उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम 1000 से इंटू कर देंगे। तो बेटा इसको हटाऊंगा, 10 आ गया, ये 3 0 से 3 0 गए, ये भी कैंसिल हो गया। मोलैरिटी आ गया 1.02 मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल M, या फिर बच्चों इसी को बोल सकते हैं हम लोग मोलर। तो बच्चों ये आसान क्वेश्चन था, यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। बट जो डेंसिटी दे रखा है यहाँ पे और आपसे मोलैरिटी पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ढंग से याद रखेंगे। अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बड़े छांट के रखे हुए हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से करेंगे। क्या बोला हुआ है, डेंसिटी ऑफ लेक वाटर लेक इज इतना, डेंसिटी दे दिया बच्चों 1.25 ग्राम पर ml। सबसे पहले बच्चों जो डाटा दिया उसको कलेक्ट कर लो, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है थोड़ा सा। डेंसिटी दे दिया, एंड 1 kg ऑफ लेक वाटर कंटेन्स 92 ग्राम Na+. बेटा गिवन मास दे दिया आपको, W1 दे दिया उसने 92 ग्राम Na+ साइंस दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आपको गिवन मास जो दिया आप उसी को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी कैलकुलेट करना है ऑफ Na+ आइंस इन दिस लेक वाटर। बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसको थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूँ, तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। बेटा हमें पता है, हम जानते हैं, सबसे पहले अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूँ तो N/V और W1/W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बेटा W1 हमें गिवन मास कितना दे रखा है, उसने एग्जामिनर ने 92 दे रखा है, और बेटा हम मोलर मास जानते हैं 23 ग्राम होता है सोडियम का, Na का। इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं, तो मोलैरिटी = कितना हो गया, गिवन मास 92, मोलर मास हो गया आपका 23, वॉल्यूम नहीं दिया बच्चों लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम = मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों तो कितना दे रखा है बेटा हमें 1 kg, इसका मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम। कितना ग्राम हो गया बेटा 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चे बड़ा गलती करते हैं, तो बेटा 1000 ग्राम तो ये हो गया, 1 kg को 1000 ग्राम में लिख लिया, लेकिन बच्चों 1 kg के अंदर 92 ग्राम आपका Na प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन का जो मास हो गया 1000 + 92 हो गया, ये कंप्लीट हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन का। तो 92 अपॉन में डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों 1.25 पर ml। ये कितना हो गया बेटा
1092 अपॉन में 1.25, और ये ग्राम से ग्राम कट गया तो ये ml में आ गया बच्चों। इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना मास ऑफ सॉल्यूशन गलत कर देते हैं, वो सिर्फ 1000 पुट कर देते हैं, तो बेटा उसको गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि 92 ग्राम Na प्रेजेंट है 1000 ग्राम के अंदर, 1000 ग्राम वाटर के अंदर। तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है और सॉल्यूट आपका 92 ग्राम Na हो गया। इसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा आंसर आएगा, यहाँ वॉल्यूम ml में है तो ये हो गया 92 अपॉन 23, और ये हो गया 1.192 इंटू 1.29, और ये बेटा 1000 से इंटू कर दोगे तो आपका ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब बेटा इसको मैं काम करता हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमने किस में कर लिया, लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ml था पहले, इसमें हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना हो गया बेटा, ये 4 हो गया। 23 को 92 से कट किया तो 4 हो गया। और ये कितना आ रहा है बेटा, ये थोड़ा सा, ये कितना हो गया बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1.29 है ये। तो बेटा इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया m इज इक्वल टू 4 हो गया ये, और ये हो गया बच्चों 4 इंटू ये 1290 अपॉन में 1092। तो अप्रॉक्सीमेट बेटा 4 से ज़्यादा ही आने वाला है, क्योंकि ये 1000 हो गया, ये 11 मान लेते हैं अगर हम 1 इंटू 1, तो बेटा 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका, 4.45 मोलर। तो बेटा इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना आंसर आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन, इसी से आपकी कैलकुलेशन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो गया बेटा मोलैरिटी। अब आ जाते हैं मोलैलिटी पे। मोलैलिटी पे बात करेंगे तो बेटा मोलैलिटी में अच्छी बात ये है, क्योंकि मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका m इजिकल टू स्मॉल m इजिकल टू n अपॉन w इन kg। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है बेटा, और w क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि बच्चों आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दे रखा है, ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेटा सीधा आंसर आएगा आपका मोलैलिटी इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इंटू W इन kg। W आपको kg में दे रखा है 1, हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, इसको वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा W1 जो दे रखा था आपको कितना दे रखा है, 92 ग्राम, और W2 जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 23 ग्राम, और W की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया 4। तो बेटा मोलैलिटी आपको यहाँ पे ये हो गया मोलल है। मोलैलिटी की यूनिट जो होती है वो मोलल होती है, और मोलैरिटी की यूनिट जो होती है वो मोलर होती है। मोलल को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, मोल पर केजी। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में इसको थोड़ा सा रखेंगे आप। या तो एग्जामिनर आपसे मोलैरिटी पूछेगा, ये एग्जामिनर आपसे मोलैलिटी पूछेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि जो मोलैरिटी होता है वो हमेशा ज्यादा होगा मोलैलिटी के, क्योंकि वहां पे बेटा क्या होता है, वॉल्यूम होता है और ml में होता है सॉल्यूशन का। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेटा उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग लाइन से क्वेश्चंस कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना अच्छे। पहला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल, थोड़ा सा और, फिर और अच्छा लेवल, हर एक क्वेश्चन पे लेवल बढ़ाते चलेंगे। इस क्वेश्चन को बेटा 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको फिर भी पढ़ने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रहेगी कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है। 95% बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलता बेटा कि इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, आईआईटी इसको पूछ चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बेटा देखते हैं क्या है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। सबसे पहले मिथेनॉल लिख लेते हैं बच्चों। तो मिथेनॉल हो गया आपका CH3OH। CH3OH की डेंसिटी दे रखी है आपको 0.793 kg पर लीटर, डेंसिटी आपको दे दी। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, कितना वॉल्यूम है नीडेड फॉर मेकिंग दिस कंडीशन। बेटा ये आपको जो दे दिया एग्जामिनर ने, ये आपको दे दिया है B2, और ये एग्जामिनर ने जो दे दिया है ये आपको दे दिया है M2। अगर आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा क्लियरिटी होगी कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है, यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ बेटा V2 दे दिया एग्जामिनर ने और M2 दे दिया एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है
कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा अगर मैं मिथेनॉल की डेंसिटी आपको इतनी दे देता हूं और फाइनल वैल्यू आपको ही दे दिए। तो हमें इसमें क्या यूज करना होगा, यहाँ पे बेटा फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप लोग, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अच्छा, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया था कि इस फॉर्मूले को यूज करना है, और कितने बच्चों को नहीं समझ में आया था, इसको आप कमेंट में करके बता देंगे। जब भी वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो बेटा इसकी बात अब हम कर लेते हैं। ये हमें दे दिया एग्जामिनर ने, ये हमें पता है, और m2 भी पता है और v2 भी पता है। एग्जामिनर ये चाह रहा है आपसे कि आप डेंसिटी का यूज करके आप m1 को निकालिए, उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट करके v1 को फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले बेटा मोलैरिटी निकाल लेता हूं। n अपॉन v हो गया, n हो गया आपका W1 अपॉन W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर हो गया। अच्छा, W1 कितना हो गया बच्चों, आपको गिवन मास हो गया। अच्छा, W1 हमें दे रखा है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू हो गया बेटा कितना, W वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये हमें दे रखा है एग्जामिनर ने, इस बार डेंसिटी दे दिया है, तो इसकी वैल्यू बेटा हम सीधी पुट कर देंगे क्योंकि मास भी केजी में दे रखा है और डेंसिटी भी दे रखा है। तो बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, कितना पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.793 अपॉन में W2 कितना बेटा मिथेनॉल का, अगर मैं मिथेनॉल की बात करता हूं तो CH3OH, तो कार्बन का हो गया 12 + 3 + 16 + 1, तो ये हो गया 32 ग्राम बच्चों, 32 ग्राम ये हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 32। बेटा ये ग्राम में आया है, हमें केजी में चाहिए, किस में चाहिए, केजी में चाहिए, ये ग्राम में आया है, हमें चाहिए केजी में। तो हम क्या करते हैं बच्चों, 1000 से इनटू कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें फिर हमारी केजी में कन्वर्ट हो जाएगी। डेंसिटी भी हमारी किस में थी, केजी में थी। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये बेटा केजी में, किस में है, केजी पर लीटर में है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों 1000 से इनटू कर देंगे, तो ये भी पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा जो मोलर मास था वो भी हमारा केजी में कन्वर्ट हो गया। बस इसकी वैल्यू अब मुझे पुट कर देनी है, m1 आ गया इसकी वैल्यू बच्चों यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, तो मैं पुट कर देता हूं। तो ये हो गया 0.793 अपॉन में 32 इंटू 1000 इंटू V1 इज इक्वल टू, और बेटा V2 कितना है आपका, m2 हो गया हमारे पास 0.25 और V2 हो गया हमारे पास 2.5। ये बेटा लीटर में कैलकुलेशन हो रही है, तो लीटर में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो बेटा V1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0.25 इंटू 2.5 इंटू 32 अपॉन में 0.793 इंटू 1000। ये हो गया बच्चों कैलकुलेशन आपकी। तो अब कैलकुलेशन आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। ये हो गया 40 टाइम्स, और 20 से 20 बेटा कैंसिल हो जाएंगे। ये बेटा यहाँ पे 100 लगा सकते हैं आप लोग। ये 4 टाइम्स हो गया, और बेटा ये हो गया 8 टाइम्स, और ये हो गया बच्चों 5 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा बच्चों कितना, 0.793 अपॉन में 50, 0.793 अपॉन में 50। तो बच्चों ये पॉइंट में आएगा, 0.25 लीटर के आसपास आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक है बच्चों। बहुत बार बच्चा क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर ही सॉल्व नहीं कर पाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि हमें कैलकुलेशन करनी क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यों फाइंड आउट करना है, पता ही नहीं चलता इस क्वेश्चन में। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे जब हम लोग, तो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का मतलब हो गया C12H22O11। बच्चों इसे सुक्रोज बोला जा सकता है, और इसका मोलर मास हो गया 342 ग्राम, 342 ग्राम। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मतलब मोल पर लीटर का मतलब हो गया बच्चों मोलैरिटी।
इफ इट्स 20 ग्राम डिजोल्व इन इनफ वाटर, गिवन मास बच्चों मिल गया आपको और एग्जामिनर ने आपको वॉल्यूम भी दे दिया, फिर ये आसान क्वेश्चन हो गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज इसलिए होते हैं, रखा इसलिए क्योंकि बच्चा समझता है डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कंफ्यूज करने के लिए देता है वो, टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम उसने दे दी है, कितनी दे दी है, 2 लीटर दी है। तो सिंपल इसमें मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और एन की जगह पुट कर देंगे W1 अपॉन W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और W1 बच्चों आपको दे दिया कितना, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ इतना 20 ग्राम, बड़ा 20 ग्राम W1 दे दिया आपको, 20 अपॉन 342, और बच्चों आपको लीटर में दे दिया इस बार वॉल्यूम 2, तो इस बार आपको कुछ चेंज करना नहीं है। ये कितना हो गया बेटा 10 अपॉन 342, तो इसको जब बेटा करेंगे हम लोग कैलकुलेट, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। 342 सिंपल कैलकुलेशन कीजिए, 0 हो गया, ये 2 और ये 29 के आसपास जाएगा बेटा, तो इसको कर लेंगे हम लोग कैलकुलेट, तो 0.29 मोलर या फिर बच्चों मोल पर लीटर। तो इसको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए है इसलिए क्वेश्चन को रखा है, बाकी क्वेश्चन आसान है, बोर्ड के लिए परफेक्ट है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अपर लेवल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चों, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 mSCl, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 mSCl एंड 3 mSCl सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड, कितना वॉल्यूम 10 mSCl 10 मोलैरिटी HCl का और 3 मोलैरिटी HCl का मिक्स किया जाएगा, कितना बेटा 1 लीटर ऑफ 6m सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो मतलब फाइनल ये दे दिया है आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा हो क्वेश्चन को पढ़ने से, तो हम बेटा 3 चीजें दे रहा है एग्जामिनर, 1 2 और 3, जब भी 3 चीजें देगा इसका मतलब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3। एग्जामिनर ने क्या बोला बच्चों, 10 mSCl का कितना वॉल्यूम होगा और 3 mSCl का कितना वॉल्यूम होगा, तो हमें लेट करना पड़ेगा। 10 mSCl का हमने ले लिया बेटा x होगा टू मेक 1 लीटर, बेटा 1 ही लीटर बनाना है आपको क्योंकि फाइनल तो आपको 1 ही लीटर दे रखा है। एग्जामिनर ने बोला कि 10 mSCl हो और 3 mSCl है, और फाइनल वॉल्यूम में दे देता हूं आपको 1 लीटर है और 6m कंसेंट्रेशन है उसकी, आपको कितना वॉल्यूम चाहिए इन दोनों का, तो ये फाइंड करना है। तो आसान क्वेश्चन है, एक को हमने x मान लिया बेटा, एक को 1 माइनस x मान लेते हैं क्योंकि टोटल हमारे पास 1 ही लीटर है, तो एक को हमने x मान लिया, एक को 1 माइनस x मान लिया, इज इक्वल टू m3v3, v3 आपको दे रखा है 1 लीटर, m3 भी आपको दे रखा है 6, m1 आपको दे रखा है 10 और m2 दे रखा है आपको 3। आसान कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसका आंसर। तो बेटा कितना आ गया 10x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 6, तो ये कितना हो गया बच्चों 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7, 3 बाय x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3 बाय 7, और 3 बाय 7 को करेंगे बच्चों तो 0.427 के आसपास आएगा, 0.427। तो बेटा यहाँ आंसर लिखा हुआ भी है इसका, तो ये हो गया आपका कितना वॉल्यूम हो गया बेटा 10 m के लिए 1 लीटर था, तो ये कितना हो गया 0.42 हो गया, किसके लिए हो गया ये बेटा 10 m के लिए, तो ये वाला किसके लिए हो गया 10 mSCl के लिए। बेटा आपको 3 mSCl के लिए भी करना, अच्छा बेटा इसको ml में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.428 है, इसको 1000 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 428 ml, इतना ml चाहिए 10 m के लिए। अच्छा बच्चों अब मुझे 3 m के लिए चाहिए, तो 1 माइनस 4 मैं लिख देता हूँ 43 mSCl, तो हो गया 1 माइनस 0.428, तो बेटा ये 428 ml हो गया तो 572 ml के आसपास इसका हो जाएगा पॉइंट्स, इतना होगा पहले लीटर में, उसके बाद कितना करोगे 0.572 इंटू 1000 कर दोगे तो 572 ml हो जाएगा।
बच्चों ये आसान है, 1 में से 0.42 माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा आपका, है ना। 1 में से 0.42 माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। चलो बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेना, 0.428 है तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। तो ये आपका ml की फॉर्म में आ गया। आपसे लीटर में पूछे तो आप लीटर में छोड़ सकते हैं, ml में पूछे तो आप ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज दिस, कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैक्सिमम मोलैरिटी टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटा ध्यान रखना आप, मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट होता है। मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट होता है मोल पर लीटर के अंदर। तो बेटा मैक्सिमम मोलैरिटी अगर मैं बात करता हूं कॉपर सल्फेट की तो क्या होगा, इसको बेटा ब्रेक करते हैं, Cu+2 आइन और 2S2 माइनस आइन, S2 माइनस आइन। ये बेटा हो गया सॉल्युबिलिटी हो गया, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू KSP के इक्वल होती है। मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू KSP के इक्वल होती है। तो बेटा क्या करेंगे अब हम, तो KSP अगर मैं निकालता हूं उसका तो कितना हो जाएगा, S इंटू एस, और ये कितना हो जाएगा बेटा S²। तो KSP इज इक्वल टू क्या हो गया, S² हो गया। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मोलैरिटी दे रखी है, मैक्सिमम मोलैरिटी ये दे रखी है। तो कितना मैक्सिमम मोलैरिटी दे रखी है, 6 इंटू 10⁻⁻16। और मैक्सिमम मोलैरिटी किसकी इक्वल होती है, तो KSP की इक्वल हो जाती है। किसकी इक्वल हो जाती है, KSP के इक्वल हो जाती है। तो बेटा KSP की वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू S²। अंडर रूट कर लेते हैं, S इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻16। तो बेटा जब S की वैल्यू निकालेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, S इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 6 इंटू 10⁻⁻16। और जब बेटा पावर हटाएंगे तो S इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये 2 से तो ज्यादा है और 3 से कम है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 2.45 10⁻⁻8। तो ये हो गया बेटा आपका मोलैरिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको दे क्या रखा है बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बोलते हैं KSP, K फॉर कांस्टेंट, S फॉर सॉल्युबिलिटी और P फॉर प्रोडक्ट। तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो उसको ब्रेक करा, इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई S और इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई S, और S कितना हो गया, S² हो गया। तो KSP इज इक्वल टू S² हो गया। KSP की वैल्यू आपको दे रखी थी, KSP की वैल्यू हमें ये दे रखी थी। तो हम जानते हैं मैक्सिमम मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS इन मोल पर लीटर हो जाता है मैक्सिमम मोलैरिटी। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इसको ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट में क्या है बेटा, मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी सबको पता है क्या होता है, N/W इन kg। N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, और वेट हमेशा kg में लोगे सॉल्वेंट का। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। N की जगह पे हमने पुट कर दिया क्या, W1/W2, और W1 क्या हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया W1। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं हम लोग, तो सीधा फॉर्मूला बन गया। इन टर्म्स ऑफ ग्राम देखोगे बच्चों तो हमने क्या कर दिया, 1000 से इंटू कर दिया। क्यों, क्योंकि वो हो गया हमारा kg के अंदर। यूनिट क्या बन गई बेटा, मोल पर kg बन गया। और इसी को थोड़ा सा बोलेंगे तो मोलल बोलेंगे, मोलल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मोलल को ही हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से बड़ा M एंड स्मॉल m, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा।
तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, रटना नहीं है आपको बेटा। टेम्परेचर के साथ वो सारी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगे जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है। तो मोलैरिटी में हमें पता है फॉर्मूला होता है क्या बेटा, m इज इक्वल टू एन अपॉन वी, और मोलैलिटी में हमें फॉर्मूला पता है कि m इज इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू इन kg होता है। तो बेटा मोलैरिटी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आ रहा है फॉर्मूले में। इसका मतलब ये हो गया कि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी और मोलैलिटी आपका सेम रहने वाला है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे, जिस भी फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम आएगा वो सारे के सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। तो मोलैरिटी चेंज होगा और मोलैलिटी हमारा सेम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या बोला जा रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम इन वाटर इज लेवल्ड बाय 10% बाय मास। बच्चों 10% बाय मास दे दिया है और आपसे दोनों चीजें पूछी जा रही हैं, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, और डेंसिटी आपको यहाँ पे गिवन है। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, दोनों का मिक्स किया हमने ताकि मोलैरिटी और मोलैलिटी आपका दोबारा से रिवाइज हो जाए, और अच्छे क्वेश्चनों में से एक है ये। सॉल्यूशन किसका बेटा 10% है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है 10%। तो बेटा 180 बाय मास है तो 10% बाय मास है। तो 10% का मतलब पहले हम चेंज कर लेते हैं, तो 10 अपॉन 180 हो गया बच्चों। ये हो गया आपका गिवन मास और ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। बेटा हमें चाहिए मोलैरिटी और मोलैलिटी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को पुट करेंगे क्योंकि हमारा आंसर तभी आएगा। बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला सबसे पहले कर लेता हूं मैं पुट। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन डब्ल्यू इन के जी, और n हो गया आपका W1 अपॉन W2 इंटू डब्ल्यू इन के जी। W1 क्या है बेटा आपका, तो गिवन मास है। तो W1 कितना है आपको, ये मिल गया आपको। कितना मिल गया बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, क्या होता है बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। W1 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 10 अपॉन आपको मोलर मास दे रखा है ग्लूकोज का, तो 180। अब इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये जो होता है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, वेट ऑफ, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है आपका। तो बेटा सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो बेटा अगर मैं सॉल्वेंट का वेट निकालना चाहूँ तो यहाँ निकाल लेता हूँ, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर लेता हूँ मैं। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करूंगा तो बेटा सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको कितना दे रखा है, तो 10% है बेटा, ये 100 है, 100 180 नहीं है, ये 100 है बेटा। तो सॉल्यूशन कितना दे रखा, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। यहाँ पुट कर देते हैं बच्चों, तो आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 1000, क्योंकि ग्राम में था, हमें केजी में कन्वर्ट करना होगा। कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गए, 2 जीरो गए, और ये कितना हो गया 100 अपॉन में 18 इंटू 9, ये हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा 100 अपॉन में, और ये हो गया 162 100 अपॉन में 162 आ गया। तो बेटा इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 0.6 के आसपास आएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। दूसरा आता है बच्चों मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना है हमें। मोलैरिटी के लिए एग्जामिनर ने क्या करा है कि डेंसिटी आपको गिवन दे दी है, बिना डेंसिटी के बेटा आप मोलैरिटी निकाल ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट करता हूँ तो n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, n हो गया आपका W1 अपॉन W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में होगा बेटा W1 कितना है आपका, W1 सेम ही है हमारा, तो W1 कितना हो गया हमारा गिवन मास 10। मोलर मास हमारा बच्चों कितना है 180 है क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास एग्जामिनर ने दे रखा है। अच्छा वॉल्यूम हमें चाहिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन एग्जामिनर ने बच्चों इस फॉर्मूले से दे दिया आपको, ये रहा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों 100, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है एग्जामिनर ने 1.2, तो 1.2 है। तो इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पुट करते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ वॉल्यूम इन लीटर में चाहिए तो 10 अपॉन में 180 इंटू 100 अपॉन में 1.2 इंटू 1000 क्यों करा बच्चों, 1000 इसलिए करा क्योंकि हमें कैलकुलेशन किसकी फॉर्म में चाहिए बच्चों, कैलकुलेशन चाहिए लीटर की फॉर्म में, तो हमने 1000 से इंटू कर दिया। तो बच्चों ये 3 जीरो गए, 3 जीरो कैंसिल हो गए,
ये कितना हो गया 1.2 अपॉन में 18 हो गया, और इंटू 10 तो ये हो गया 12 अपॉन में 18, तो ये हो गया 12 अपॉन में 18 और 2 अपॉन में 3 और 0.66 ये हो गया बेटा मोलर या फिर मोल पर लीटर। तो बच्चों मोलैरिटी और मोलैलिटी का एक साथ कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपको, तो दोनों का कॉम्बिनेशन को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अभी थोड़े से टॉप लेवल के क्वेश्चन आ गए क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, ग्रिप हम लोग बेसिक से बनाते चले हैं, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन आ गए। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल क्वेश्चन है, सीबीएसई के लिए बहुत परफेक्ट है, अगर आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आप लोग सीख लें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, डेंसिटी दे रखी है 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl की, 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl की डेंसिटी दे रखी है इतनी और हमसे पूछा ये जा रहा है कि आप मोलैलिटी बता दो। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको उसने मोलैरिटी दे रखी है और मोलैलिटी पूछ रहा है आपसे। तो बेटा मोलैरिटी दे रखी है 3m NaCl की, तो बहुत सारे बच्चों को तो बेटा इसका मतलब ही नहीं पता होता और वो पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, लास्ट में आंसर आएगा नहीं और 0 मिल जाएगा। तो बड़े ही तरीके से पता होनी चाहिए हमें चीजें और स्टेप बाय स्टेप एक एक से फॉलो करते रहेंगे, चीजों को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए आपको हैंडल करना। बेटा 3m का मतलब ये हो गया 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है, कितने बच्चों को पता था इसका मतलब, तो जिनको पता था बेटा वो यस करेंगे, जिनको नहीं पता था वो नो करेंगे। तो 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 लीटर वाटर के अंदर। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर की मोलैलिटी बता दो। क्या बता दो बेटा, मोलैलिटी बता दो। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बेटा मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू होता है n/w इन kg। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, n क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मैं बार बार बता रहा हूं, और w होता है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा n आपको दे दिया एग्जामिनर ने, n आपको दे दिया ये है 3 मोल्स, n की आपको वैल्यू एग्जामिनर ने दे दी है। तो n पे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एक चीज तो हमें मिल गई, ये वाली चीजें एग्जामिनर ने आपको मेंशन पहले से ही कर रखी हैं। आपको जो प्रॉब्लम होनी है वो w पे प्रॉब्लम होनी है, w क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो नहीं दिया एग्जामिनर ने। तो एग्जामिनर आपको फिलॉसफी बता रहा है कि आप यहां से जो आपको मैंने 3m दे रखा है, यहां से आप यहां से पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें वो डेंसिटी दे दिया, तो डेंसिटी से क्या बोलना चाह रहा है कि पहले आप सॉल्यूशन का वेट निकालें और उसके बाद आप सॉल्यूट का वेट निकालें और देन माइनस करके आप सॉल्वेंट का वेट निकालें। कैसे बता रहा है मैं बताता हूं। हम जानते हैं बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम एग्जामिनर ने दे दिए 1000 ml और डेंसिटी दे रखी है 1.25, तो बच्चों ये हो गया 1250 ग्राम। ये 1250 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आया है। क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हमें चाहिए सॉल्वेंट, हमने निकाला है अभी सॉल्यूशन, अब हम निकालेंगे सॉल्यूट का। तो एक चीज और हम जानते हैं बेटा, ये तो पहली चीज होगी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 देखोगे आप, तो बच्चों स्टेप नंबर 2 में हम जानते हैं n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। बेटा गिवन मास आपको निकालना है, मोलर मास हमें पता होता है, NaCl दे रखा है क्योंकि NaCl बोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। N की वैल्यू एग्जामिनर ने स्कीम बता रखी है अपनी 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3 इंटू मोलर मास, ऐसा डायरेक्ट कर देते हैं, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। तो 3 इंटू मोलर मास कितना हो गया बेटा NaCl का, तो NaCl का अगर मैं मोलर मास करता हूं तो NaCl का हो गया 23
23 प्लस 35.5, ये हो गया बच्चों 58.5। तो ये हो गया 58.5 इजिकल टू गिवन मास, इजिकल टू गिवन मास, ये हो गया गिवन मास। तो कितना हो गया 175.5, 5 15 18 18 6 24 और 25 5 15 16 17 175.5 ग्राम हो गया बच्चों। ये हो गया आपका किसका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। हमें किसका चाहिए बच्चों, हमें चाहिए सॉल्वेंट का। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं बेटा सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। स्टेप नंबर 3 है ये, स्टेप नंबर 3। सॉल्यूशन का 1250 दे रखा है, सॉल्यूट का आपका 175.5 आ गया, इज इक्वल टू सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये हो गया कितना आपका 1074.5 ग्राम के आसपास आ गया है सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू बच्चों यहां पुट कर दो तो m इज इक्वल टू आ गया कितना, m इज इक्वल टू आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गए 3 और W हो गया आपका कितना, ये सारी की सारी वैल्यू होगी 1074.5। बेटा ये ग्राम में है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ग्राम में है और आपको किस में चाहिए बच्चों, केजी में चाहिए। तो हम लोग कर देंगे 1000 से इंटू, तो ये हो गया 3000 अपॉन में 1074.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आसपास आ जाएगा 2.7 समथिंग आ जाएगा। तो 2.79 मोलल, क्या आ गया बच्चों, मोलल, या फिर इसी को बोल सकते हैं मोल पर केजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनर ने आपसे क्या निकलवाया, मास ऑफ डेंसिटी दे दिया उसने। सबसे पहले हमने निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1। दूसरे नंबर पे हमें मोल्स दे दिया, तो हमने वहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया। सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दिया, सॉल्वेंट का मास आ गया। फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, हमारा मोलैरिटी आ गया। तो बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आप लोग अपने पास रखेंगे ताकि कभी जरूरत पड़े तो ऐसे क्वेश्चंस आपके जेब में होने चाहिए। थर्ड होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक रेशियो होता है किसका बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में विद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जितने भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, सारे के सारे कंपोनेंट बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे काई से रिप्रेजेंट करेंगे, काई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि मोलर मास को हम पढ़ते क्यों हैं, मोलर मास को हम क्यों पढ़ते हैं। तो मोलर मास को याद रखना हमेशा, जब भी कभी रेशियो वर्ड आ जाएगा ना, जब भी कभी रेशियो वर्ड आ जाएगा तो वहां पे हम लोग रिलेटिव मोलर मास बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जब भी कभी रेशियो वर्ड आएगा तो उसका मतलब है हम किसी चीज से उसको रिलेट कर रहे हैं। तो मोलर मास जो होता है या मोल फ्रैक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों काई इज इक्वल टू Na अपॉन में Na प्लस NB प्लस NC, जिसके भी मोल आपको निकालना हो मोल फ्रैक्शन, उसके मोल्स अपॉन में टोटल मोल्स। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो काई इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट के मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये हो गया आपका बच्चों मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, और याद रखना जब यूनिट ही कोई नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम किसी चीज से इसको रिलेट कर रहे हैं। जब भी कभी किसी चीज को रिलेट करेंगे तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके पास तो वॉल्यूम है ही नहीं। तो ये भी कैसा होता है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसके बेटा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन इसका ये है अच्छा क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए बच्चों। तो C2H6O2 है, तो C2H6O2 हो गया। सबसे पहले इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो पहले मोलर मास कर लेते हैं। तो 24 + 6 +
32, तो ये हो गया बच्चों 62 ग्राम। क्या बोला है, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ये एग्जामिनर ने दे दिया 20% बाय मास, इसका मतलब क्या है, हमें सारी चीजें एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दी है। तो बेटा जैसे ही इसने 20% बोला तो इसका मतलब ये हो गया 20% बाय मास है, तो 20% बाय मास का मतलब क्या हो गया 20/100। ये क्या हो गया ये हो गया बेटा गिवन मास किसका, ऑफ सॉल्यूट, और किसका हो गया मास ऑफ ये किसका हो गया सॉल्यूशन, ये किसका हो गया बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ये हो गया सॉल्यूट का मास, ये हो गया सॉल्यूशन का मास। तो हम सॉल्यूट के पहले मोल्स निकाल लेते हैं, तो हम इसको इथाइलिन ग्लाइकोल को A मान लेते हैं, और बेटा जो बाकी बचा हुआ है सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट बचा हुआ है वाटर ही होगा, और इसको हम मान लेते हैं B। क्या मान लेते हैं B। और इसका मास कितना होगा बेटा 20 ग्राम, तो आपका हो गया सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया C2H6O2 हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मतलब ये हो गया 80 ग्राम क्या बचा है आपका वाटर बचा है, क्या बचा है वाटर बचा है, क्योंकि क्या हो गया 20% इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है किसके अंदर 100 ml के अंदर सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब क्या होगा 80 ग्राम क्या होगा पानी होगा। ऐड कर देते हैं इसको, ये हो गया A और ये हो गया B। तो A के मोल्स निकालते हैं पहले बच्चों, तो 62, गिवन मास कितना दे रखा है बेटा 20/62, और ये हो गया A के मोल्स हो गए। B के मोल्स निकालोगे तो कितना हो गया बेटा 80/18। वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा H2 होता है, तो 2 + 16 = 18। तो ये हो गया बच्चों किसका मोल्स, ये हो गया आपका वाटर के मोल्स, और ये हो गया आपके इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स। तो बच्चों आपको क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो हम XA मान लेते हैं, काई ये बोल देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो बेटा कितना हो गया 20/62, 20/62 अपॉन में 20/62 प्लस 80/18। तो बेटा ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर लाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, जितने भी कंपोनेंट होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, उन सब सारे के सारे कंपोनेंट का सम जो होता है मोल फ्रैक्शन के सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं नोट करके यहां लिख देता हूं, XA प्लस काई बी = 1 होता है। अगर काई बेटा हमने A को मान रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल को, तो 1 में से दूसरे को माइनस कर दो तो हमारे B के मोल फ्रैक्शन भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं और ऐड कर देता हूँ ऑल्सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो बेटा जो भी आंसर आएगा इसको 1 में से माइनस कर देंगे आप, क्योंकि x भी निकालोगे जब तो ये क्या कर दोगे 1 - XA कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका XB। तो यहां से आप लोग वाटर के मोल फ्रैक्शन को भी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बेटा 2 बार IIT पूछ चुका है इसे, और CBSE के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, 100 में 100% वाला। क्या बोला है, बहुत सारे बच्चों को बेटा ये पता ही नहीं होता है। आपसे बोला है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बता के ही एग्जामिनर ने सब कुछ बता दिया है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता बेटा, ये याद रखेंगे आप, ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है। तो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है बेटा किसके अंदर 1000 ग्राम के अंदर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा यहाँ पे 1 मोल सॉल्यूट तो दे दिया है, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट जो वो क्या है वाटर है, सॉल्वेंट क्या है वाटर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों काई A और इसको मान लेता हूं मैं काई B। इसके मोल्स तो आपको मिल गए, इसके मोल्स कितने मिल गए Na = 1 मिल गया, और इसके मोल्स जब हम निकालेंगे तो बेटा Nb = हो गया 1000/18, ये हो गया आपका 55.5 मोल।
तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लाइन का ही मतलब नहीं होता बच्चों को पता 1 मोलर का मतलब क्या है, और 2003 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया है, तो कई बार पूछा गया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। बेटा अब आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का। वाटर के मोल्स आ गए आपके, और ये आपके किसके मोल्स दे रखे हैं, पहले से ही आपको सॉल्यूट के मोल्स दे रखे हैं। तो हमने क्या करा, काई इज इक्वल टू Na अपॉन में Na प्लस NB कर दिया, और काई इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस 55.5, और ये कितना हो गया बेटा, ये 55.5, ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, और ये हो गए आपके वाटर के मोल्स। किसके मोल्स हो गए, वाटर के मोल्स हो गए। तो अगर बेटा इसको मैं सॉल्व करता हूं तो काई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 56.5 हो गया, तो काई इज इक्वल टू करोगे तो 0.0176, ये आ गया बेटा आपका मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बेटा इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT 2 बार पूछ चुका है, बोर्ड के लिए परफेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा देख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे बच्चों। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मोल फ्रैक्शन दे रखा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आपसे मोलैरिटी पूछा जा रहा है। मोल फ्रैक्शन एग्जामिनर ने पहले से दे दिया है, आपको मोलैरिटी पूछा जा रहा है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो बेटा इस बात को याद रखें आप, ट्रिक को क्या रखेंगे, इन केस ऑफ डाइल्यूशन 1 लीटर वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। जितना सॉल्यूशन होगा उतना ही आपका वाटर होगा, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। इसको याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसान से हो जाएगा। सबसे पहले आपने मोल्स निकाले, किसके निकाले बेटा, इथेनॉल के मोल्स निकाले, क्योंकि आपको क्या दे रखा, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का दे रखा 0.04 दे रखा है, मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन में मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, और वाटर के मोल्स बेटा अभी अभी हमने निकाले थे। जब भी कभी ऐसा प्रेजेंट हो तो 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 ml हो गया, और जब भी मोल्स निकालोगे तो NW इज इक्वल टू 1000 अपॉन में 18 कर दोगे तो आ जाएगा 55.5 मोल्स। इसको बेटा हमने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, N मोल्स निकाल लिए। तो इस वाली वैल्यू को जब हम इधर लेके आएंगे तो 0.96 मोल्स जाएंगे, माइनस कर दिया, इज इक्वल टू इसको इंटू करके आया कितना हमारा 2.22। उसके बाद बेटा क्या करा, मोल्स निकाले हमने 2.31 मोल्स आ गए हमारे पास। तो 1 लीटर पहले से ही दे रखा था, और हम जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर मैं इसको मिटाकर दोबारा से बताऊं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, N अपॉन V इन लीटर। N हमारे कितने आ गए, ये आ गए 2.31, तो 2.31 हो गया, और वॉल्यूम ये है ये सॉल्यूशन का है, और जब भी कभी डाइल्यूशन बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वाटर का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने, 1 पुट कर दिया, तो आंसर आ गया 2.31 मोलर। क्या आ गया, मोलर। मोलर याद रखोगे बच्चों या फिर मोल पर लीटर याद रखोगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन के अंदर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 2013-14 में IIT पहले पूछ चुका है, बोर्ड के लिए परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी, और क्वेश्चन दे क्या रखा है, पोटासियम आयोडाइड का दे रखा है, डेंसिटी आपको दे दी। तो बेटा ध्यान देखना, डेंसिटी जब भी कभी भी सिंबल होगा इसका मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी जब भी दे दिया तो मतलब मोलैरिटी निकालने के लिए बोलेगा, और जब भी W/W दिया इसका मतलब है मोलैरिटी निकालने के लिए बोलेगा। तो यहां से देख के आप पता करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछने वाला है एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछे ना पूछे, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पूछेगा। तो W/W देते ही क्या बोलेगा, वो मोलैरिटी बोलेगा, और जैसे ही उसने डेंसिटी दे दी, जैसे ही उसने डेंसिटी दे दी है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मोलैरिटी भी पूछेगा। तो मोलैरिटी भी पूछेगा, तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमें मोलैरिटी निकालनी है, तो हम कर लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, N/W इन kg। N को हम लिखना जानते हैं W1/W2 इंटू W इन kg। W1 आपका गिवन मास हो गया, 20% बाय मास दे रखा, तो 20/100 करना है इसको, और ये आपका W1 होता है, और ये होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों,
अच्छा W1 क्या है हमारे पास, गिवन मास, तो ये गिवन मास आपको मिल ही गए, ये क्या बेटा गिवन मास हो गया। ये गिवन मास आपको एग्जामिनर ने W/W बोल के बता दिया, तो गिवन मास हमने पुट कर दिया बेटा कितना 20। मोलर मास कितना पुट कर देगा, एग्जामिनर ने पहले से दे रखा है 166 ग्राम, 166 ग्राम। बेटा ये जो होता है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, क्या है वेट ऑफ, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट बेटा केजी में चाहिए, किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो इसका वेट कितना होगा ये हमें चाहिए होगा, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूट का है। तो बेटा सॉल्वेंट का अगर मैं वेट निकालता हूं तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा मेरे पास 100 - 20 = 80 ग्राम। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो बेटा 80 हो गया, और ये हमें 1000 से इंटू करना पड़ेगा तभी हमारी कैलकुलेशन होगी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हो गया कितना आपका 2000 अपॉन में 166 × 8। इसका आंसर आप कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे। दूसरा होता है बच्चों मोलैरिटी, कितना होता है मोलैरिटी। तो अगर मैं मोलैरिटी की बात करता हूं तो मोलैरिटी मैं बता देता हूं दोबारा से। मोलैरिटी में फॉर्मूले में क्या पुट करोगे आप लोग, तो कैपिटल M = N अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसकी जगह पे करोगे बेटा कितना W1 अपॉन W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। W1 आपको दे रखा था, कितना दे रखा था 20% दे रखा था शायद, तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना दे रखा था, हाँ 20 दे रखा था, और डेंसिटी 1.202, 20 दे रखा था। W2 हमें 166 दे रखा है बच्चों। यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए, हम जानते हैं वॉल्यूम = क्या होता है मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा मास कितना हो गया आपका 100 दे रखा था एग्जामिनर ने, और डेंसिटी 1.202 दे रखी थी। ये ml में है बच्चों, किस में है वॉल्यूम ml में है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मोलैरिटी = क्या हो गया, मोलैरिटी = हो गया 20/166 इंटू ये हो गया 100, और ये हो गया 1.202 इंटू 1000, क्योंकि बेटा हमें लीटर में चाहिए तो 100 से 100 कट गया ये, तो ये कितना हो गया 20/166 इंटू 1.202 इंटू 10। 2 0 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.2 अपॉन में 166। इसका आंसर बेटा यहां कैलकुलेट करेंगे। थर्ड होता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना बच्चों, तो काई से निकालेंगे। तो काई = क्या हो गया हमारे पास Na अपॉन में Na प्लस NB। तो बेटा 20% दे रखा था तो इसके मोल्स हो गए 20 अपॉन में 166, क्योंकि इसका किसके बात कर रहा है वो KI की बात कर रहा है। ये मोल्स किसके हो गए KI के, अपॉन में 166, तो 20 अपॉन में 166 प्लस NB क्या होगा बच्चों, तो सॉल्यूशन ही होगा। तो वाटर कितना हो गया 80 हो गया, क्योंकि 20 अगर आपका KI हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 80% क्या होगा आपका वाटर होगा। तो 80 ग्राम आपका क्या होगा वाटर हो गया, परसेंट को ग्राम में कर देते हैं, तो 80 अपॉन में 18, ये आपका यहाँ से बच्चों मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीजें कवर थी, तो बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला होता है बच्चों PPM। PPM क्या होता है, RO मशीन के अंदर यूज करेंगे हम लोग, और ड्रिंकिंग वाटर के को या फिर बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन पर्पस में यूज करेंगे, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ड्रिंकिंग वाटर का PPM जो होता है वो कितना होता है बच्चों 75 से लेके 150 PPM तक हम पी सकते हैं, अच्छा पानी होता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, क्योंकि क्या है मिलियन है, और अगर मैं PPB कन्वर्ट कर दूंगा तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, तो क्या करना है 10⁹ हो जाएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको PPM इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा बच्चों PPB। फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज होता है, बेसिकली कहीं पर ज्यादा इतना यूज होता नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, मेम्ब्रेन की वजह से फिल्ट्रेशन होता रहता है, तो वहां पे PPM का यूज करते हैं। एक बच्चों PPM का अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टिकाऊ क्वेश्चन है PPM का, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, जब भी पूछा जाता है तो ऐसे ही पूछा जाता है। क्या बोला जाएगा बच्चों, वर्ड टू वर्ड यही सेम क्वेश्चन दिखेगा। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है बेटा, और CaCl3, और इसका कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, कैंसर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होते हैं कार्सिनोजेनिक। आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इतना परसेंट 15% PPM बाय मास है, ये क्वेश्चन में दे रखा है।
दो चीजें पूछी हुई है आपसे, 15% ppm बाय मास दे रखा है, आपसे बोला भैया इसका परसेंटेज बता दो, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बता दो उसको। तो 15% ppm का मतलब क्या हो गया, 15 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000, मतलब 10 टू द पावर 6 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इतना सॉल्यूट का पार्ट प्रेजेंट है इतने सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटा इसको सीधे सीधे बाय परसेंटेज में निकालना, मास की फॉर्म में तो हमने कर दिया 15 अपॉन में दिस इंटू 100, मास परसेंट आ गया। तो आसान क्वेश्चन था ये, क्योंकि जो आपको दे रखा है वो अपॉन में टोटल इंटू 100, यही हमारा मास परसेंट होता है। जो आपको दे रखा है वो अपॉन में टोटल इंटू 100, यही हमारा मास परसेंट होता है। तो ये हमारा मास परसेंट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पूछी है एग्जामिनर ने, मोलैलिटी पूछा है। क्या पूछा है बेटा, मोलैलिटी पूछा है। तो मोलैलिटी क्या होता है, n अपॉन डब्ल्यू इन के जी होता है। n को हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दिया। गिवन बेटा 15 ग्राम दे रखा था आपको, 15 ppm का मतलब हो गया 15 ग्राम। 15 ppm का मतलब क्या हो गया, 15 ppm का मतलब हो गया 15 ग्राम, 15 ग्राम। तो बेटा 15 ग्राम हो गया। ये मोलर मास आपका 119.5 हो गया, 119 ग्राम। और ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। और बेटा यहाँ पे डाइल्यूशन के केस में सॉल्यूट इज इक्वल टू, मतलब सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के आसपास ही लेते हैं हमें, क्योंकि इसका मतलब ही यही है, 15 ppm प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 पार्ट बाय मास इन सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया सॉल्वेंट की बात करना चाह रहा है। सीधा हमने आंसर निकाला, ये आ गया आपका मोलैलिटी। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको टिकाऊ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग अपनी ग्रिप में रखेंगे। अगला होता है बेटा मास परसेंट W/W। इसका काफी देर से हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें बेटा आसान होता है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम के अंदर, W/W पूछा हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन आप करेंगे 20 अपॉन 100 करेंगे, ये गिवन मास हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, गिवन मास हो गया। और ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। मैंने अभी अभी सिखाया था बेटा, जब भी मास परसेंट दे देगा इसका मतलब है एग्जामिनर को मोलैलिटी ही पूछनी है। फॉर्मूला पुट करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू n अपॉन डब्ल्यू इन के जी। एन की जगह पुट कर दोगे W1 अपॉन W2 इंटू डब्ल्यू इन के जी। ये बेटा गिवन मास कितना हो गया 20 अपॉन में NaOH का मोलर मास 40 निकालोगे, W हो गया कितना आपका 80, और इसको 1000 से इंटू कर दोगे। तो बेटा ये आसान सा क्वेश्चन है, ये अपनी जेब में रखोगे 2-4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, मास परसेंट का ही है। ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय 300 ग्राम 25% एंड 400 ग्राम 40% बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। आसान है, बता देते हैं कैसे करना है। आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर, पता नहीं क्यों। क्या बोल रहा है बच्चों, 300 ग्राम है, इसका 25% चाहिए, तो 25% अपॉन में 100 ये आ गया आपका 300 ग्राम का 75 ग्राम आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है, ये ए हो गया बच्चों। बी को मान लेते हैं हम लोग 400 ग्राम, 400 ग्राम है, 400 ग्राम इंटू 40 अपॉन में 100 है, तो ये 2 जीरो गए। ये हो गया कितना 160 ग्राम। दोनों का बेटा सम कर दो, तो ये कितना हो गया 160 प्लस 75, तो 5 13 2 235 हो गया। टोटल निकालना हो आपको बच्चों, टोटल मास परसेंट, तो क्या कर दोगे आप लोग 235 अपॉन में 7 और 4 700 और 300, तो बेटा मतलब 400 और 700 कितना कर दोगे 700 ग्राम हो गया। तो 700 ग्राम कर दोगे इंटू 100 कर दोगे, आपका मास परसेंटेज आएगा। जिसका भी निकालना हो गया आपका टोटल हो गया। एक का निकालना हो एक का निकाल लेना, दो का निकालना हो दो का निकाल लेना। W/V का मतलब भी बच्चों क्या है, इस लाइन को आप लोग सीख लो। तो 49 अपॉन में 100 हो गया, ये आपका गिवन मास हो गया, गिवन मास हो गया। और ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन ml में हो गया। आपसे जब भी बेटा W/V देगा, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मोलैलिटी ही पूछेगा एग्जामिनर। क्या पूछेगा बच्चों, मोलैलिटी ही पूछेगा। क्या पूछेगा, मोलैलिटी ही पूछेगा एग्जामिनर आपसे हमेशा। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे बेटा, मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपकी सारी की सारी कंसंट्रेटेड टर्म्स खत्म हो रही है यहाँ पे। यहाँ से आपको मोलैरिटी n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा, W1 अपॉन W2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा आपका। ml में होगा 1000 से इंटू कर देंगे, इसका आंसर भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों ये आपका लेक्चर हुआ कंसंट्रेटेड टर्म्स का। और कंसंट्रेटेड टर्म्स में हमने 15 से 16 क्वेश्चन किए हैं जो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों को क्या करना है, लेक्चर खत्म होने के बाद, ये आपको लेक्चर आधे से 1 घंटे के बाद पढ़ने के बाद, आधे से 1 घंटे बाद आप लोग पीडीएफ फाइल को निकालना और एक एक से सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर लेना। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे वो मैं कल के लेक्चर के बाद आपको मेंशन करके दे दूंगा, तो कल आप प्रैक्टिस कर लेना। आज जितने क्वेश्चन करें इन्हीं क्वेश्चंस को सारे के सारे आप लोग एक बार दोबारा से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही।